हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट का लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो हम मैराथन क्लास चला रहे हैं, जिसमें मोर देन 100 लेक्चर्स लाने वाले हैं। इसका लेक्चर 40। तो आप लाइब्रेरी साइंस से किसी भी तरह जुड़े हैं, एडुकेटर हैं, या आप बैचलर्स मास्टर्स कर रहे हैं, या आप लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड किसी भी कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स हो गया, जैसे DSSP लाइब्रेरियन हो गया, फिर KVS NVS या मतलब एम्स लाइब्रेरियन यूजीसी नेट या मतलब स्टेट लाइब्रेरियन सर्विसेज, तो किसी भी लाइब्रेरी साइंस का तैयारी कर रहे हैं तो आप या लाइब्रेरी फैमिली से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये लेक्चर्स आप सबको हेल्प मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग एंड लाइब्रेरी कंसोर्सिया, नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो देखो, लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग के बारे में आपको पता होगा कि लाइब्रेरी जो है सो अपना रिसोर्सेज जो है, आपको पहले भी मैंने बताया, जैसे इंटर लाइब्रेरी लैंडिंग हो गया, ये सब तरीके से, या फिर थ्रू नेटवर्क्स जो है आपका रिसोर्सेज शेयर होता है, बिब्लियोग्राफी शेयर होता है, एब्स्ट्रैक्ट्स वगैरह, जिससे नॉलेज बढ़ सके। और लाइब्रेरी कंसोर्सिया किसको कहते हैं? तो लाइब्रेरी कंसोर्सिया कहते हैं कि मान लो, जैसे मैंने इसके पहले भी लेक्चर में बताया कि मान लो जैसे IITs है, तो अगर मान लो फ्यूचर में 50 IITs हो जाता है और सारे 50 IITs को जो है बेसिक जो आपके बुक्स है, जर्नल्स है, वो सब तो रिक्वायर्ड होंगे ही। जितने भी जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले को जितने भी मैकेनिकल साइंस से रिलेटेड जितने भी जर्नल्स पब्लिश हो रहे हैं, फिर रिसर्च पब्लिश हो रहे हैं, ये सब तो वो सारे का सब्सक्रिप्शन अलग अलग किया जाएगा। तो उसके बाद क्यों ना एक साथ आके जो है हम एज अ जो है मतलब जैसे टुगेदर एक साथ सब्सक्राइब करें तो उससे इजी होगा। तो हम जैसे पॉलिसी डिजाइन कर सकते हैं, रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं आपस में, और जो है आपस में जो है हम जो हमारा मतलब फ्यूचर कैसे सही हो सकता है, ये सब आपस में डिसाइड कर सकते हैं। तो वैसे जो है उसको लाइब्रेरी कंसोर्सिया कहते हैं। तो नेशनल और इंटरनेशनल इसमें भी होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग। तो जैसे मैंने बताया था कि लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग refers to the practice of libraries working together to share their collection and resources। समझ गए? This collaboration allows libraries to provide access to a wider range of materials than they would be able to offer independently। कोई भी एक लाइब्रेरी जो है आपका उतना ज़्यादा जैसे मटेरियल्स जो है एक तरह से फिजिकल फॉर्म में या फिर डिजिटल फॉर्म में नहीं रख सकता है। मतलब डिजिटली तो हो भी सकता है, स्टोर कर लें, लेकिन फिजिकल फॉर्म में नहीं रख सकता है। तो और मतलब जैसे फिजिकल फॉर्म में भी देखो तो आप जैसे मान लो कि जैसे हिस्ट्री की लाइब्रेरीज है, तो उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट्स तो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और आर्काइव्स एक ही के पास नहीं हो सकता है। तो देयर इज अ नीड जिससे वो जो है आपस में शेयर कर सके। तो वही जो है उसको रिसोर्स शेयरिंग कहते हैं। ठीक है। अब देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग, इन्हांस्ड एक्सेस की सबको ज़्यादा मतलब रिसोर्सेज का एक्सेस मिलेगा। यूजर्स गेन एक्सेस टू ब्रॉडर रेंज ऑफ रिसोर्सेज। समझ गए? कॉस्ट इफेक्टिव फिर हो जाता है कि आप जो है एक ही जो है बुक से मतलब ज़्यादा लोग जो पढ़ सकते हैं। देखो, कुछ जो बुक्स है वो सबको रिक्वायर नहीं होगा। उसका आप अगर मान लो कि जैसे आपके कंट्री में 10,000 बुक्स भी हो, उससे जो है ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। ठीक है। तो वैसे जो है आप वो जो पैसा बचा के जो है दूसरी चीज़ पे स्पेंड कर सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव होगा तो शेयरिंग रिड्यूस द कॉस्ट एसोसिएटेड विद परचेजिंग एंड मेंटेनिंग एक्सटेंसिव कलेक्शन। समझ गए? अब देखो, इम्प्रूव्ड सर्विसेज, लाइब्रेरी कैन ऑफर बेटर सर्विसेज थ्रू कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। समझ गए? अब देखो, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग। तो अर्ली डेवलपमेंट देखो, लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग कब से शुरू हुआ? तो इंटर लाइब्रेरी लोन। इंटर लाइब्रेरी लोन के बारे में मैंने बताया है कि ये कॉलेजेस स्कूल्स में भी अप्लाई किया जा सकता है कि जैसे मान लो कि आपके यहाँ साइंस की ज़्यादा बुक्स है, ठीक है, और जो है एक तरह से जितने भी पब्लिशिंग हाउसेज है वो मतलब सबका आपके पास बुक्स है। जैसे होली फेथ हो गया, फिर जैसे NCERT हो गया, फिर जैसे भारती भवन, ये सब टाइप का जितने भी बुक्स है सबका एक्सेस है। तो आप जो है स्मॉल लाइब्रेरी मतलब स्मॉल स्कूल्स के लाइब्रेरीज हो गया तो उनके स्टूडेंट्स के लिए शेयर कर सकते हैं। तो ये सब देख लो। तो इंटर लाइब्रेरी लोन देख लो, वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिसोर्स शेयरिंग वेयर लाइब्रेरीज lend books and other materials to one another। The concept dates back to the early 20th century। समझ गए? फिर देखो, यूनियन कैटलॉग्स इसको कहते हैं कि सारा जितना भी बुक आपके यहाँ एग्जिस्ट करता है नेशन में वो सबका एक जगह कैटलॉगिंग करके आप रखोगे जिससे सर्च इजी हो जाए, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल इजी हो जाए। तो कंपाइलेशन ऑफ द कैटलॉग्स ऑफ मल्टीपल लाइब्रेरीज अलाउिंग यूजर्स टू आइडेंटिफाई विच लाइब्रेरी होल्ड्स अ पार्टिकुलर आइटम। समझ गए कि आपको कोई
जो है जैसे बुक चाहिए वो आपके लाइब्रेरी में नहीं है तो दूसरे लाइब्रेरी में है, तो सारे लाइब्रेरीज का जो है जितने भी कैटलॉग्स हैं वो सबको ऑनलाइन जो है जैसे कर दिया जाए या फिर एक साथ कर दिया जाए जब प्रिंटेड फॉर्म में भी, तभी तो शेयर हो पाएगा। वन नोटेबल एग्जांपल इज द नेशनल यूनियन कैटलॉग इन द यूएसए। तो वैसे ही इसका इंडिया में भी ऐसा होता है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स देखो 1960 से 1970 द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर्स रिवोल्यूशनाइज रिसोर्स शेयरिंग, ऑटोमेटेड सिस्टम्स मेड इट ईजियर टू मैनेज इंटर लाइब्रेरी लोन्स एंड यूनियन कैटलॉग। समझ गए? जब से जो है कंप्यूटर्स आया तो उसके बाद डेटा स्टोरेज भी ईजी हो गया और डिजिटल फॉर्म में जो है हम नॉलेज भी शेयर करने लगे। 1980 से देखो तो 1980 के बाद आप गौर करोगे कि कंप्यूटर्स के साथ जो है आपका इंटरनेट हो गया, नेटवर्किंग हो गया, कंप्यूटिंग पावर हो गया और जो है आपका जो है एक तरह से फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स वगैरह भी डेवलप होने लगे, जिससे रिसोर्स शेयरिंग और ज़्यादा बढ़ जाता है। देखो द इंटरनेट एंड द डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैव फर्दर इन्हांस रिसोर्स शेयरिंग कैपेबिलिटीज इनेबलिंग डिजिटल रिसोर्स शेयरिंग एंड द क्रिएशन ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्सिया, जो मैंने अभी बताया। देखो लाइब्रेरी कंसोर्सिया क्या है, जो मैंने बताया था जैसे आईआईटी का एग्जाम्पल दिया था, तो वैसे ही आईआईटीज का एग्जाम्पल हो सकता है, आईआईएम्स का हो सकता है, एनआईटीज का हो सकता है, फिर यूजीसी से रिलेटेड एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेज होंगे उनका एग्जाम्पल हो सकता है। तो देखो लाइब्रेरी कंसोर्सिया, डेफिनेशन ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्सिया क्या है, तो लाइब्रेरी कंसोर्सियम इज अ ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज दैट कोलैबोरेट टू अचीव कॉमन गोल्स ऑफन फोकसिंग ऑन रिसोर्स शेयरिंग, कलेक्टिव परचेजिंग एंड कोऑपरेटिव सर्विसेज। समझ गए? देखो बेनिफिट्स ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्सिया क्या है, तो बेनिफिट्स में देखो रिसोर्स शेयरिंग, तो रिसोर्स शेयरिंग से आप समझ सकते हो कि पैसे बचा सकते हो और एक ही जो आपका रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ये जो बुक से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी जान लो। जैसे जो है मतलब क्रोमेटोग्राफी होता है, क्रोमेटोग्राफी मैं जैसे सिंपली बताता हूँ कि कोई भी मान लो ऑयल है तो उसमें से अलग अलग कंपाउंड्स को आप सेपरेट कैसे करोगे। बहुत कंपाउंड्स हो सकता है इसेंशियल ऑयल का जो है मतलब कैंसर रिसर्च में हेल्प करे ऐसे ऐसे, तो ये सब के इंस्ट्रूमेंट मान लो गैस क्रोमेटोग्राफी हो गया, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यूपीएलसी होता है, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी वगैरह, फिर वैसे ही एलसी क्यूट ऑफ वगैरह, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स है क्रोमेटोग्राफी का। तो ये सब बहुत महंगा भी आ सकता है। मान लो एलसी क्यूट ऑफ 2.5 करोड़ का आता है, तो वो सारे इंस्टीट्यूशंस तो नहीं जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो उसके बाद कुछ जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है अगर उनके पास ये इंस्ट्रूमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट जो है कॉमन जो मतलब कॉलेजेज है, बाकी कॉलेजेज उनके लिए भी ओपन कर दिया जाए कि इस रिसोर्स का आप जो है यूज कर सकते हैं, आप भी अगर सैंपल भेज के यहाँ से टेस्टिंग करवा सकते हैं तो सोचो कितना ज़्यादा हेल्प हो जाता है ना। भले ही आप कुछ चार्ज ले सकते हो लेकिन आपको 2.5 करोड़ 3 करोड़ का एक इंस्ट्रूमेंट और उसके मेंटेनेंस पे तो खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो देख रहे हो, तो ये एक तरह से कंसोर्शियम अप्रोच से कितना ज़्यादा जो है आपका रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है। अब देखो रिसोर्स शेयरिंग मैक्सिमाइजेज द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज अमॉन्ग मेंबर लाइब्रेरी। समझ गए? तो वैसे ही लाइब्रेरी साइंस में भी जो है कुछ जो मान लो कि आपके यहाँ आर्काइव्स है, हिस्टोरिकल आर्काइव्स, तो वो हिस्टोरिकल आर्काइव्स जो है आप शेयर कर सकते हैं अदर लाइब्रेरीज और रिसर्चर्स के साथ, जिससे रिसर्च जो है और बेटर हो सके। कॉस्ट सेविंग्स अलाउज फॉर बल्क परचेज एंड शेयर सब्सक्रिप्शन रिड्यूसिंग कॉस्ट। अब देखो प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट थ्रू कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स। समझ गए? अब देखो नेशनल लाइब्रेरी कंसोर्शियम इन इंडिया, तो इंडिया में कौन कौन जो है जैसे नेशनल लाइब्रेरी कंसोर्शियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते जाओ। तो देखो इनफ्लिबनेट जो है इनफ्लिबनेट, तो ये जो है आपका आता है यूजीसी के अंदर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर ये डिस्कस किया गया था। ये लाइब्रेरी नेटवर्क भी है। देखो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इम्प्लीमेंट कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो 1991 में। ऐसे भी याद कर सकते हो कि 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म्स लिया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसी समय ये जो है इम्प्लीमेंट भी इस्टेब्लिश किया गया था। ये मैं याद करने को बता दे रहा हूँ। देखो पर्पस टू प्रमोट रिसोर्स शेयरिंग अमॉन्ग एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। सर्विसेज क्या क्या है, जैसे शोध गंगा जो है इम्प्लीमेंट के अंदर आता है। शोध गंगा क्या है, तो डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ थेसिस, जो पीएचडी का जैसे थेसिस होता है तो वही वो सबका रिपोजिटरी है कि एक जगह जो है सारे थेसिस जो है कंबाइन करके रखे गए हैं।
तो शोध गंगा, तो डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ थीसिस, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो फिर। जैसे शोध गंगा और शोध गंगोत्री जो है, और शोध सिंधु, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो शोध गंगा, शोध गंगा क्या है, ये थीसिस का रिपोजिटरी है। और शोध सिंधु, शोध सिंधु, तो शोध सिंधु जो है, तो जो रिसर्च चल रहा है ना, ऑन गोइंग रिसर्च, ऑन गोइंग रिसर्च, उसके बारे में आपको शोध सिंधु पे पता चलता है। और सॉरी जो है एक तो शोध, जैसे गंगोत्री, शोध गंगोत्री, शोध यहाँ सिंधु के जगह गंगोत्री लिख लो, शोध गंगोत्री। और शोध सिंधु जो है, शोध सिंधु, ये आपका इसमें जो है सो जर्नल्स और डेटाबेसेज का आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा इसमें। तो देखो शोध गंगा डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ थीसिस, शोध सिंधु हो गया जो है रिसर्च एंड इन जो आपका जो प्रोग्रेस है, ऑन गोइंग रिसर्च जो है शोध सिंधु, ऑन गोइंग रिसर्च जो चल रहा है आपका, सॉरी हाँ शोध सिंधु। तो समझ गए, गंगा हो गया रिपोजिटरी ऑफ थीसिस, गंगोत्री हो गया जो रिसर्च एंड प्रोग्रेस है। ये मैं ऐसे भी आपको याद करके करने का प्रोसेस बता रहा हूँ। देखो गंगोत्री, ये बहुत ध्यान से नाम दिया गया है इसलिए कि आपको याद रह सके। देखो गंगोत्री, गंगोत्री क्या है, तो ये ग्लेशियर है जहाँ से गंगा जैसे निकलती है, समझ रहे हो। तो ये निकलती है तो ऐसे आप जान सकते हो कि यहाँ से गंगा निकल रही है, तो ये प्रोग्रेस में है, समझ रहे हो, निकलना प्रोग्रेस में। तो ऐसे याद कर सकते हो कि शोध गंगोत्री हो गया रिसर्च इन प्रोग्रेस। अब सिंधु, सिंधु हो गया ई जर्नल्स और डेटाबेसेस, समझ गए कि सिंधु में सब प्रेजेंट है। अब शोध गंगा जो हो गया रिपोजिटरी ऑफ थीसिस, समझ रहे हो, गंगा जितना बड़ा रिवर है तो वो रिपोजिटरी है जिसमें, समझ रहे हो, जैसे गंगोत्री से आगे चल के उसमें जमा होते गया, इस तरफ से आप याद कर सकते हो। अब देखो डेलनेट जो है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। इस्टेब्लिश्ड कब, तो 1988 में डेलनेट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। पर्पस क्या है, टू प्रोमोट रिसोर्स शेयरिंग एंड इम्प्रूव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। तो ये जो मैंने बताया था शोध गंगा, शोध गंगोत्री और शोध सिंधु, ये बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए याद कर ही लेना आप। तो ये 1991 में इस्टेब्लिश हुआ था आपका इनफ्लिपनेट। वैसे ही डेलनेट जो हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकेंड डेलनेट हो गया। डेलनेट जो है सो 1988 में ही इस्टेब्लिश हो चुका था। तो ये सब आप ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि जब इन्वेंट ऑफ कंप्यूटर्स जब इंडिया में आने लगा, उसी समय जो ये सब लाइब्रेरी नेटवर्क्स भी आपके बनते गए। तो अब देखो डेलनेट हो गया 1988 में, जैसे पर्पस क्या हो गया, टू प्रमोट रिसोर्स शेयरिंग एंड इम्प्रूव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करता है ये, यूनियन कैटलॉग ऑफ बुक्स, यूनियन लिस्ट ऑफ जर्नल्स एंड इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विसेज, समझ गया। फिर से देख लो, यूनियन कैटलॉग ऑफ बुक्स जो है डेलनेट प्रोवाइड करेगा, लिस्ट ऑफ जर्नल जो है मतलब यूनियन लिस्ट मतलब पूरे इंडिया में उसका लिस्ट, एंड इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विसेज ये डेलनेट प्रोवाइड करेगा। अब देखो यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शियम, तो यूजीसी इन्फोनेट जो हुआ उसके अंदर जो आपका डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शियम हुआ, जिससे आप जो है सारे लाइब्रेरी जो है यूजीसी के अंडर जितने भी वो सब का कंसोर्शियम एक साथ, तो वो आप सब देख सकते हैं यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शियम पे। इस्टेब्लिश तो कब हुआ था, तो 2004 में, किसके द्वारा, तो यूजीसी द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा। पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड एक्सेस टू स्कॉलरली जर्नल्स एंड डेटाबेसेस टू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, समझ गए। जब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है तो उनका यही पर्पस होगा। अब तो सर्विसेज एक्सेस टू ओवर 7500 फुल टेक्स्ट स्कॉलरली जर्नल्स एंड डेटाबेसेस, तो ये यूजीसी इन्फोनेट में आपको मिल जाता है। अब देखो इंटरनेशनल लाइब्रेरी कंसोर्शिया, इंटरनेशनल लाइब्रेरी कंसोर्शिया जैसे है, पहला देख लो ओसीएलसी हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओसीएलसी के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। ये 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था यूएसए में, और ये मतलब सुन के ही इजी जो फुल फॉर्म है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, समझ रहे हो। जब कंप्यूटर जब फैलने लगे तो वो, और जब इंटरनेट का एडवेंट हुआ तो ओसीएलसी बनाया गया जो है ऑनलाइन
लाइब्रेरी कंसोर्शिया है इंटरनेशनल लेवल पे। क्या है OCLC? तो ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। कब इस्टेब्लिश हुआ? तो 1967 में USA में। पर्पस देख लो, टू फैसिलिटेट वर्ल्ड वाइड लाइब्रेरी कोऑपरेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग। सर्विसेज ये क्या क्या देता है? तो वर्ल्ड कैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कैट सुन के ही आप समझ गए होंगे, वर्ल्ड का कैटलॉग, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो कैटलॉग हुआ वो। तो ग्लोबल कैटलॉग ऑफ लाइब्रेरी कलेक्शन, जो सारे लाइब्रेरी कलेक्शन है नेशनल लेवल पे, वो सब का भी इंटरनेशनल लेवल पे जो कलेक्शन होगा वो वर्ल्ड कैट उसको कहा जाता है। और वो किसके अंदर आता है? तो OCLC के अंदर आता है। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर 1967 में USA में इस्टेब्लिश हुआ था। इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विसेज एंड कैटलॉगिंग टूल्स ये प्रोवाइड करता है। दूसरा देख लो, जो है EIFL, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन फॉर लाइब्रेरी। समझ गए, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन फॉर लाइब्रेरी। कब इस्टेब्लिश हुआ? तो 1999 में। पर्पस क्या है? टू इनेबल एक्सेस टू डिजिटल इंफॉर्मेशन इन डेवलपिंग एंड ट्रांजिशन कंट्रीज। समझ गए कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं अपना उतना बड़ा डेटाबेसेज और सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते हैं, उनको जो है ये प्रोवाइड करते हैं। कौन? EIFL, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन फॉर लाइब्रेरी। सर्विसेज देख लो, निगोशिएट्स लाइसेंसेज फॉर ई रिसोर्सेज जो हो गया, मान लो जर्नल्स वगैरह हो गए, जो आपके जो पब्लिशिंग हाउसेज हैं, तो वो सब डेवलपिंग कंट्रीज को सस्ता में, तो जैसे मान लो कि कोई जर्नल है और उसका सब्सक्रिप्शन मान लो 500 रुपी पर मंथ है, तो नॉर्मल जो है एक तो ऐसे मतलब डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो सब तो उतना ले नहीं सकते हैं सब्सक्रिप्शन ईजिली, तो इसीलिए जो है आपका प्रोवाइड कराया जाता है जैसे चीपली उसका सब्सक्रिप्शन। तो ये निगोशिएट करता है EIFL, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन फॉर लाइब्रेरी, जो 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था। तब डेट सब याद रखो आप। सपोर्ट्स ओपन एक्सेस इनिशिएटिव्स एंड प्रमोट्स लाइब्रेरी सर्विसेज। समझ गए, तो EIFL जो है ओपन एक्सेस जो मतलब इनिशिएटिव है इसको भी सपोर्ट करता है। ओपन एक्सेस इनिशिएटिव मतलब समझ रहे हो कि आपका जो नॉलेज जो है ना, ये आपका प्राइस वॉल के पीछे नहीं होना चाहिए। प्राइस वॉल के पीछे नहीं होना चाहिए, मतलब नॉलेज को फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करो, ज़्यादा से ज़्यादा ओपन एक्सेस प्रोवाइड करो, जिससे जो है नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक फैल सके। अब देख लो, थर्ड देख लो, ये है ICOLC, इंटरनेशनल कोलिशन ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्शिया। तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1996 में। पर्पस टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर लाइब्रेरी कंसोर्टिया टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड कोलैबोरेट। तो समझ गए, एक था OCLC, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, वैसे ही ICOLC, इंटरनेशनल कोलिशन ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्शिया। समझ गया। सर्विसेज देख लो क्या क्या होता है, तो एनुअल मीटिंग, न्यूज़ लेटर्स प्रोवाइड करता है, एंड वर्किंग ग्रुप्स ऑन वेरियस टॉपिक्स रिलेटेड टू लाइब्रेरी कोऑपरेशन। मान लो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, जैसे LLMs हो गया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ये सबको लाइब्रेरीज में कैसे इनको जैसे इनकॉर्पोरेट करना है, कि सबको लाइब्रेरीज कैसे ये सबसे फ़ायदा उठा सकती है। मान लो कि जैसे कैटलॉगिंग हुआ, कैटलॉगिंग या फिर क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन मान लो जैसे डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन हुआ, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, या जैसे ऐसा रंगनाथन का है कोलोन क्लासिफिकेशन। तो मान लो क्लासिफिकेशन, एक क्लासिफिकेशन से दूसरे क्लासिफिकेशन में माइग्रेट करना है, तो इसके लिए आपको बहुत सारे स्टाफ का ज़रूरत पड़ेगा। तो क्यों ना आप ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग टूल्स या फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आप इनकॉर्पोरेट करो अपने लाइब्रेरीज में, जो है ये सब सर्विसेज ईजी हो जाए। तो ये सब के लिए जो है इंटरनेशनल को जैसे कोलिशन ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्शिया पे आप डिस्कस कर सकते हो। ये सब देखो, की कंसेप्ट इन लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग एंड कंसोर्शिया। तो देखो, जैसे इंटर लाइब्रेरी लोन है, इंटर लाइब्रेरी लोन के बारे में मैंने पहले भी बताया। तो क्या होता है, जिसमें अगर आपके इंस्टीट्यूशन के लाइब्रेरी में कोई बुक या डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो आप दूसरे लाइब्रेरी से लैंड कर सकते हैं, तो वो इंटर लाइब्रेरी लैंडिंग कहलाता है। देखो डेफिनेशन, द प्रोसेस बाय विच अ लाइब्रेरी बोरोज अ मटेरियल फ्रॉम अनदर लाइब्रेरी ऑन बिहाफ ऑफ ए यूजर। तो आप अपने लाइब्रेरी को इन्फॉर्म करते हो कि मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर वो लाइब्रेरी, आपका जो लाइब्रेरी है वो देखता है कि हमारे जो मतलब सिस्टर इंस्टीट्यूशन या सिस्टर लाइब्रेरीज जो है या फिर वो अगर मतलब किसी कंसोर्शियम के अंदर है या किसी के साथ उनका पैक्ट साइंड है, तो वो सब में चेक करते हैं कि उनके यूनियन कैटलॉग्स में
या जो सेपरेट लाइब्रेरी कैटलॉग्स होगा दूसरे लाइब्रेरीज का, कि उनके पास ये बुक है कि नहीं है। फिर वो आपकी लाइब्रेरी उनसे जो है लैंड करेगी और रिटर्न करने का भी जिम्मेदारी आपके लाइब्रेरियन का होगा और आपके बिहाफ पे। समझ गए? इंपॉर्टेंस, एक्सटेंड द रेंज ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल टू यूजर्स बियॉन्ड द होल्डिंग्स ऑफ द होम लाइब्रेरी। समझ गए? प्रोसेस क्या है? तो रिक्वेस्टिंग लाइब्रेरी कॉन्टैक्ट द सप्लाइंग लाइब्रेरी, द आइटम इज सेंट, द बोरोइंग लाइब्रेरी इंश्योर्स इट्स रिटर्न। समझ गए? अब देखो यूनियन कैटलॉग्स किसको कहते हैं। तो यूनियन कैटलॉग्स है, इसका डेफिनेशन देखो, अ कंबाइंड कैटलॉग ऑफ मल्टीपल लाइब्रेरीज कलेक्शन। समझ गए? वही मैं बता रहा था कि आपके जितने भी सिस्टर लाइब्रेरीज है, मान लो कि एक जो शहर की लाइब्रेरीज है और वो सारे आपस में बुक्स वगैरह एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे से, मतलब एक्सचेंज इन द सेंस कि लैंड कर सकते हैं, उनके पास कोई बुक है तो ऐसा वो लोग एक सिस्टम बना रखे हैं। तो वो जो है सारे लोग अपना अपना जब जैसे कैटलॉग एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे स्कूल्स के साथ, तो वो जैसे ऐसे जब पता कर सकते हैं कि उनके पास अगर कोई बुक नहीं है तो वो दूसरे लाइब्रेरी से लेंड कर सकते हैं। तो वही जो सबका एक साथ जो कैटलॉग कंबाइन होगा उसको यूनियन कैटलॉग कहते हैं। कंबाइंड कैटलॉग ऑफ मल्टीपल लाइब्रेरी कलेक्शन। समझ गए? इंपॉर्टेंस, हेल्प्स यूजर्स लोकेट मटेरियल्स अक्रॉस डिफरेंट लाइब्रेरी। एग्जांपल देखो, जैसे वर्ल्ड कैट हो गया, जो है द वर्ल्ड कैटलॉग किसके अंदर आता है, तो OCLC नेशनल यूनियन कैटलॉग हो गया। अब देखो कोऑपरेटिव कलेक्शन डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव कलेक्शन डेवलपमेंट हो गया कि अब मान लो जैसे आप ही का जो कॉलेज है और जैसे यूनिवर्सिटी है, मान लो आपका कोई यूनिवर्सिटी है, मान लो कि एक VIT यूनिवर्सिटी है जो जैसे वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वो अपने यूनिवर्सिटी के अंदर मान लो कि 3 कॉलेज खोलता है, 3 कॉलेजेज, जिसमें एक हो सकता है जैसे एक तरह से मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आर्किटेक्चर का कॉलेज हो। फिर दूसरे शहर में भी ऐसे ही 3 कॉलेज खोलता है। तो ये समझ रहे हो कि इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स होगा तो ये ऐसे प्लान कर सकते हैं सब लोग मिलके कि हम लोग ऐसा इस तरीके से ख़रीदारी करें कि हमारा कॉस्ट सेविंग हो और हमारा कोई जैसे बुक्स हो वो डुप्लीकेट ना हो। मतलब एक ही बुक्स का ऐसा नहीं है कि 100 कॉपी मंगा ले और दूसरे बुक्स का एक भी कॉपी ना मंगा पाए। तो ये सब आपस में जो है डिसाइड किया जाए तो वो आपको कोऑपरेटिव कलेक्शन डेवलपमेंट में आ जाता है। देखो डेफिनेशन देख लो, लाइब्रेरीज कोलैबोरेटली प्लान एंड डेवलप देयर कलेक्शंस टू अवॉइड डुप्लीकेशंस एंड फिल गैप्स। इंपॉर्टेंस देखो, इंश्योर्स अ कम्प्रिहेंसिव एंड डाइवर्स रेंज ऑफ रिसोर्सेज इज अवेलेबल विद इन द कंसोर्शियम। प्रैक्टिस देखो, शेयर्ड परचेजिंग एग्रीमेंट, कोऑर्डिनेटिव रीडिंग एंड ज्वाइंट डिक्लेरेशन, मतलब डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट। तो शेयर्ड परचेजिंग एग्रीमेंट समझ गए कि साथ में जो है परचेजिंग डिसाइड होगा टुगेदर। फिर कोऑर्डिनेटिव रीडिंग किसको कहते हैं? रीडिंग कहा जाता है कि जो बुक यूज नहीं हो रहा है लाइब्रेरी में उसको हटा दिया जाए, तो उसको रीडिंग कहा जाता है कि रिमूविंग ऑफ जैसे अनयूज्ड जो एक तो मटेरियल्स या फिर लेस यूज्ड मटेरियल, जिससे आपका स्पेस खाली हो तो उसमें जो है जो मटेरियल ज़्यादा डिमांड में है वो लाया जा सके। और जॉइंट डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट्स का मीनिंग क्या हुआ कि मान लो कि आप कॉलेक्टिवली किसी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को डेवलप करें या फिर उसका सब्सक्रिप्शन लें कि जो है आपको चीप पड़ जाए। समझ गए? अब देखो डिजिटल लाइब्रेरीज एंड रिपोजिटरीज क्या किसे कहते हैं? तो डेफिनेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज एंड डिजिटाइज्ड कलेक्शंस। समझ गए? तो डिजिटल लाइब्रेरी और रिपोजिटरी उसी को कहेंगे कि वो जो है आपका डिजिटल कलेक्शंस का आपको एक्सेस प्रोवाइड करेंगे और डेटाबेसेज का। देखो इंपॉर्टेंस, फैसिलिटेट्स इजी एक्सेस टू रिसोर्सेज रिगार्डलेस ऑफ जोग्राफिक लोकेशन। समझ गए कि आप अगर रिमोट एरिया में भी रह रहे हैं तो भी आपको जो है वो रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ किसके द्वारा? इंटरनेट द्वारा। अब देखो एग्जाम्पल हो गया जैसे शोध गंगा हो गया, शोध सिंधु और जो मैंने बताया था शोध गंगा, शोध सिंधु और शोध जो है गंगोत्री। तो ये सब के थ्रू जो है आप ऑनलाइन भी जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जैसे मैं शोध गंगा इंडिया क्या हो गया, वैसे ही हाथी ट्रस्ट या कुछ इसको जो प्रोनाउंस करते होंगे वो USA का है। अब देखो लाइसेंसिंग एंड नेगोशिएशन, तो द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग राइट्स टू एक्सेस डिजिटल रिसोर्सेज थ्रू एग्रीमेंट्स विद पब्लिशर। जैसे आप अभी सुने होंगे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन फेमस हो रखा है, तो ये क्या है? तो पहले जो है
सो इंडिया के कॉलेजेज थे अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेते थे, जो है अलग अलग जैसे पब्लिशिंग हाउसेस से या फिर जर्नल्स से। तो उस सब का जो है एक साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब्सक्रिप्शन लिया है, जिसको वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन कहा जाता है, जिससे जो है मतलब कॉलेजेस पे एडिशनल बर्डन ना आए और स्टूडेंट्स को जो है सारा डेटा जो है फ्री मिल पाए। जैसे पहले आप देखोगे तो इसी का मतलब जो है वेबसाइट्स ऐसे इलीगल जैसे वेबसाइट्स थे जो कि प्रोवाइड करते थे, जिसमें आप जो है जो आपका जो भी रिसर्च मतलब डॉक्यूमेंट है उसका DOI डाल के जो है सर्च कर सकते थे। आपको पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। तो ऐसे मतलब वेबसाइट्स थे, लेकिन वो सबको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ब्लॉक करके जो है, क्योंकि यहाँ पे मतलब कॉपीराइट्स वायलेशन बहुत ज़्यादा मतलब इंडिया में जैसे मैं देखने को मिलता था, जो जब प्रोटेस्ट करते थे पब्लिशिंग हाउसेज, तो वो सब के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये किया कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन लिया, जिससे जो है ईजिली इन्फॉर्मेशन डिसिमिनेट किया जाए, वो भी फ्री में। देखो इंपॉर्टेंस इंश्योर्स लीगल एक्सेस टू ई रिसोर्सेज एट फेवरेबल टर्म्स फॉर कंसोर्शियम मेंबर्स। समझ गए। प्रैक्टिसेस देखो, कलेक्टिव बार्गेनिंग बाय कंसोर्शिया टू सिक्योर बेटर प्राइसिंग एंड टर्म्स। अब देखो वही है, जैसे क्या अगर मैं शुद्ध देसी भाषा में बोलूँ तो होलसेल रेट पे आप खरीद रहे हो पूरे देश के लिए तो इजीली ही मिलेगा। जैसे अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि मान लो कि जैसे विंडोज़ है, तो अब विंडोज़ में देख रहे हो पूरा इंडिया मोस्टली जैसे पायरेटेड ही यूज करता है इधर उधर से, जैसे टॉरेंट से डाउनलोड करके ऐसे। तो गवर्नमेंट अगर ऐसा करे कि पूरे इंडिया के विंडोज़ को और जो कंप्यूटर से बेटर सिक्योर बनाने के लिए अगर नेशनल लेवल पे सब्सक्रिप्शन लेना शुरू कर दे, मान लो कि जैसे $5 बिलियन हो गया, $5 बिलियन का जैसे सब्सक्रिप्शन अगर जो है गवर्नमेंट पूरा जैसे विंडोज़ के साथ ही ऐसा डील कर ले कि इस पूरे इंडिया के जो है मतलब कंप्यूटर्स के लिए सब्सक्रिप्शन है और वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब इंडियन गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी जस्ट फ्री में, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो एज अ कंसोर्शियम जो है ईजी होगा और जैसे प्राइस जो है सो मतलब ईजिली जैसे नेगोशिएट किया जा सकता है ना। मतलब जैसे जो है जैसे माइक्रोसॉफ्ट भी सोचेगी कि सो इतना जो हम जैसे इधर मतलब दौड़ भाग कर रहे हैं, ऐड दे रहे हैं कि मतलब डाउनलोड करो, उससे अच्छा है कि मैं एक ही बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ही डील कर लूँ। तो ये सब आपका फ़ायदा होता है कंसोर्शियम के थ्रू। अब देखो ओपन एक्सेस इनिशिएटिव। ओपन एक्सेस इनिशिएटिव जैसा मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि जो कॉमन सेंस ये कहता है कि जो नॉलेज है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए इजीली, जिससे ह्यूमैनिटी आगे बढ़ सके, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है और ज़्यादा खुद को एडुकेट कर सकें और रिसर्च एंड डेवलपमेंट और फास्टर हो सके। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पता है आपको कॉपीराइट वायलेशंस होते हैं, फिर आपका IP थेफ्ट का आपको जैसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो ये सब को जो है आपको मतलब दूर करने के लिए और जो है नॉलेज आपको फ्री बनाने के लिए जो है ओपन एक्सेस इनिशिएटिव्स जो है चलाया जाता है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप देखे हुए कि जैसे विंडोज़ मीडिया प्लेयर हुआ करता था, तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर आप विंडोज़ में ही यूज कर सकते हो, और वो आप जब आपका जैसे पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं है तो इसी टाइप के बहुत ज़्यादा आपके सॉफ्टवेयर जो हैं वो जो प्रोटेक्टेड होते हैं। लेकिन आप VLC का नाम सुने होंगे, VLC मीडिया प्लेयर, ये आपको पता है ये फ्री है और कोई भी डाउनलोड करके और बेटर बना सकता है ना। तो इस टाइप के, या फिर मान लो कि एंड्रॉयड आया था, तो एंड्रॉयड क्या था, ये पहले ओपन एक्सेस था, जिसके कारण इसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा हुआ। कोई भी जो मतलब कंपनी थी, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, लावा हो गया, ये सब लोग जो है फ्री जो है एक तरह से प्लेटफॉर्म हो गया एंड्रॉयड, उसके लाइसेंसिंग लेके फ्रीली अपने में जो है सॉफ्टवेयर जो है मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे अपने हार्डवेयर के साथ। समझ गया। तो ये सब ओपन एक्सेस में आता है, ओपन एक्सेस। और वही जो है मान लो कि कोई सॉफ्टवेयर या फिर कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि प्राइस वॉल के अंदर है, तो वो क्लोज्ड एक्सेस हुआ। तो देखो, एफर्ट्स टू मेक स्कॉलरली रिसर्च फ्रीली अवेलेबल टू द पब्लिक, तो फ्रीली अवेलेबल टू द पब्लिक अगर किया जाए तो वो ओपन एक्सेस इनिशिएटिव्स के अंदर आ जाता है। इंपॉर्टेंस देखो, प्रमोट्स वाइडर डिसिमिनेशन ऑफ नॉलेज एंड सपोर्ट्स एकेडमिक रिसर्च। समझ गए। एग्जाम्पल देखो, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल DOAJ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। PLOS, DOA जो है डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स, और पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस PLOS, तो ये सब पे जो है आपका जो है ओपन फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अब तो कुछ चैलेंजेस इन लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग एंड कंसोर्शिया। देखो,
फंडिंग एंड सस्टेनेबिलिटी इशू देख लो, इंश्योरिंग एडिक्वेट फंडिंग टू सपोर्ट कंसोर्शिया एक्टिविटीज एंड रिसोर्स शेयरिंग इनिशिएटिव्स। सॉल्यूशन डाइवर्सिफाइंग फंडिंग रिसोर्सेज, सीकिंग ग्रांट्स एंड इम्प्लीमेंटिंग कॉस्ट रिकवरी मॉडल्स। समझ गए। देखो टेक्नोलॉजी जैसे कंपेटेबिलिटी, तो इसमें हो सकता है कि ओपन एक्सेस इनिशिएटिव्स में कि वो डॉक्यूमेंट जो है सो आपको जैसे प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आप वो मतलब डॉक्यूमेंट रीड ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो इंटीग्रेटिंग डिफरेंट लाइब्रेरी सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी, क्यों ये अलग हो जाता है कि मान लो कि अगर कोई मतलब क्लासिफिकेशन यूएसए में किया गया है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के आधार पे और इंडिया में किया गया है जैसे कोलोन क्लासिफिकेशन के अनुसार पे, तो इसका जो आपका डेटा बेस होगा उसमें अलग अलग कॉलम्स अलग अलग हिसाब से रो होगा। और कोलोन क्लासिफिकेशन किसका है, ऐसा रंगनाथन जी का। तो ये अगर जैसे किया जाएगा तो इसमें अलग अलग जो है मतलब डेटा, वो भले ही डेटा मिलता रहेगा आपस में, हो सकता है कि उसमें भी नंबर ऑफ पेजेस हो गया, टॉपिक्स हो गया, ऑथर हो गया, ये सब का जो है मतलब दिया हुआ हो, लेकिन वो डेटा कौन से रो में है कौन से कॉलम में है ये सारा अलग होगा। इसमें कुछ ज़्यादा डेटा हो सकता है, इसमें कुछ कम डेटा हो सकता है, तो इसलिए जो है ये सब में दिक्कत आता है आपको डेटाबेसेस को मर्ज करने में। तो वही कहा जा रहा है टेक्नोलॉजिकल कंपेटेबिलिटी में इंटीग्रेटिंग डिफरेंट लाइब्रेरी सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज में हो सकता है प्रॉब्लम्स आ सके, तो ये ओपन एक्सेस इनिशिएटिव्स में प्रॉब्लम आता है। सॉल्यूशंस देखो जैसे एडॉप्टिंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, तो ओपन एक्सेस इनिशिएटिव्स में हो सकता है कि आप पहले कोई और प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, इसमें कोई और प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा हो, जिससे आपका जो है लाइब्रेरी अफेक्टेड हो सकता है। इन्वेस्टिंग इन इंटर ऑपरेबल सिस्टम, जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर का मैंने एग्जांपल दिया था, तो इसमें आप एक कहा जाता है कि कोई भी मीडिया उठा के आप डाल दो ये प्ले मतलब कर ही देगा। तो इसमें क्या है, ये इंटर ऑपरेटिबिलिटी है इसमें। तो वैसे ही इसमें देखो लाइब्रेरीज में इन्वेस्टिंग इन इंटर ऑपरेबल सिस्टम्स, तो वैसा सिस्टम डेवलप करना एंड कंटिन्यूअस स्टाफ ट्रेनिंग। समझ गए। अब देखो पॉलिसी एंड लीगल इशूज नेविगेटिंग कॉपीराइट लॉ एंड लाइसेंसिंग एग्रीमेंट। जैसे मैंने बताया कोई भी देश जो R&D पे उतना जैसे मतलब खर्च कर रहा हो, जो मतलब कंपनी उतना खर्च कर रही हो, वो चाहती है कि मैंने जब खर्च किया है तो उसको मैं फ्री में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करूँ। तो इसलिए कॉपीराइट लॉ और लाइसेंसिंग जो एग्रीमेंट्स इसमें जैसे रुकावट बनते हैं। अब देखो सॉल्यूशंस जो है इस्टेब्लिशिंग क्लियर पॉलिसीज़, तो इसके लिए आपको पॉलिसीज़ क्लियरली इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि जैसे पेटेंट्स जो है सो 20 ईयर्स बाद जो एक्सपायर हो जाते हैं, उसके बाद जो है ऐसा नहीं है कि आप जो है उसी मतलब पेटेंट को आप रिन्यू कर रहे हो थोड़ा बहुत चेंज करके, तो ये सब जो है आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। इस्टेब्लिशिंग क्लियर पॉलिसीज, एडवोकेटिंग फॉर फेयर यूज प्रोविजंस एंड निगोशिएटिंग फेवरेबल टर्म्स। तो समझ गए, जैसे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो है वो क्या हुआ, निगोशिएटिंग फेवरेबल टर्म्स ही हुआ एक तरह से मानो तो। अब तो वो कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इशू जो हो गया, इंश्योरिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन एमंग मेंबर लाइब्रेरीज, तो आपको इफेक्टिवली बोलना पड़ेगा जो आप जिसके आधार पर कोऑपरेट करना चाहते हैं। सॉल्यूशंस देख लो, रेगुलर मीटिंग एस्टैब्लिशिंग क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पोस्टिंग अ कोलैबोरेटिव कल्चर, तो आपको कोलैबोरेटिव कल्चर इस्टेब्लिश करना होगा जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। मान लो कि जैसे इंडिया का इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, तो इंडिया अब मान लो कोई जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करता है तो वो पूरे वर्ल्ड को जैसे कह रहा है कि जो है हाँ भाई हम हमारे साथ जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो भी मतलब शेयर करो, जिससे ह्यूमैनिटी डेवलप कर सके, हम लोग मतलब क्लाइमेट चेंज पे रोक लगा सकें वगैरह वगैरह। लेकिन इंडिया का ही अगर मतलब टेक्नोलॉजी कोई डेवलप किया हो और वो हम अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ या साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ नहीं शेयर करें तो हम मतलब किस मुंह से दूसरे को कहेंगे, है ना। तो ये सब आ जाता है कि एंड फोस्टिंग है कोलैबोरेटिव कल्चर। तो इंडिया अगर मान लो कि ओपन एक्सेस वाला कल्चर अगर लाता है, इंडिया भी जैसे अपना जो है आधार वाला सिस्टम हुआ, यूपीआई सिस्टम हुआ, इस तरह के बहुत सिस्टम अगर ये मतलब शेयर करता है देशों के साथ, तो वहाँ जो है हम लोग दूसरे को भी मतलब कह सकते हैं कि हमारे साथ जो है शेयर कीजिए। तो आगे देखते हैं। तो कोलैबोरेटिव कल्चर को हमें और इम्प्रूव करना पड़ेगा, जिससे जो है आपका जो है तो ओपन सोर्स जो आपका जो मूवमेंट है ये आगे बढ़ सके, जिससे नॉलेज जो है सो आपका प्राइस वॉल के पीछे नहीं छिपके जो है हर किसी तक पहुंच सके। तो यहाँ पे जो है हमारा लेक्चर ख़त्म होता है।
तो आपको जो है मैंने लाइब्रेरी कंसोर्टिया और रिसोर्स शेयरिंग के बारे में और ज़्यादा बेटर डिस्कस किया है। तो इसके बारे में और अगर आप जानना चाहते हो तो हमारे पहले के लेक्चर देख सकते हैं, उसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है इस बारे में। तो आप लाइब्रेरी साइंस से किसी भी तरह जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें हमारे वीडियोज़। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।